आप सभी लोगों का एनालिस्ट टीचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो मुख्य रूप से आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साथ ही साथ डायगोनल रिलेशनशिप की भी थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक पे यानी कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पे आ जाते हैं। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या है, इस बात को समझते हैं। किसी भी एटम में एटम के न्यूक्लियस का सेंटर, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एटम बना रखा है और इसका सेंटर न्यूक्लियस का सेंटर यहाँ हो जाएगा। इसमें हमने 3 कक्षाएं सपोज की हैं। सबसे बाहरी कक्षा है, एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो कि यहाँ पे भी है। तो यहाँ से आउटर मोस्ट जो सेल है उसका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का सेंटर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। मतलब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं the distance from center of nucleus to the outermost cell या orbit is called as atomic radius. ओके, बात यहाँ तक तो ठीक थी। बड़ा सिंपल भी देखने में लग रहा है कि यहाँ सेंटर से इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे बाहरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ तक की दूरी को मेजर कर लिए तो एटॉमिक रेडियस निकल जाएगी। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स की माने तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। और जब आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही डिटरमाइन नहीं कर पाओगे तो फिर न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को आप कैसे मेजर करोगे, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट की दूरी तक आप कैसे पहुंच पाओगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप कैसे मेजर करोगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, ये बैक भी आ सकता है, इसका मतलब इस दूरी को बहुत ही प्रिसाइसली मेजर नहीं किया जा सकता। मान लो कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत एरर के साथ आपने इस दूरी, इसके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन कर भी लिया है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस नापने में एक समस्या और भी है कि किसी भी एटम को एटॉमिक स्टेट में आइसोलेट करके इस डिस्टेंस को मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। मतलब आप किसी एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एटम क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण जैसे दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे, बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो फिर ये हुआ कि अब हम एटॉमिक रेडियस नापे कैसे हैं। तो एटॉमिक रेडियस नापने के लिए जो नए टूल्स यूज किए, जिसका यूज करके हम एटम के रेडियस का अंदाज़ा लगा सकें, उसके लिए हमने क्या किया कि जब दो एटम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करके बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड बनने के बाद अगर सेम एटम के बीच बॉन्ड बना है तो दोनों एटम के सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर से के बीच की दूरी, दोनों एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की दूरी को हम मेजर करते हैं, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और उसको एक का हम बॉन्ड लेंथ कंसिडर करते हैं। साथ ही साथ जिस टाइप के बॉन्ड में हमने ऐसा किया था, रेडियस से पहले हम उस बॉन्ड के नेचर को भी लिख देते हैं। जैसे मान लो कि 2 स्पीसीज हो जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बना हो, तो उस रेडियस को हम कोवैलेंट रेडियस कहेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की डेफिनेशन लिख रखी है ऑलरेडी, एक बार उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है समझ लीजिएगा। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में क्या है लिखा है, द साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस आर जनरली expressed in terms of their respective radii. The radius of an atom or an ion may be taken in the ordinary sense. Ordinary sense में हम रेडियस को क्या समझते हैं, as the distance between the center of nucleus, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के एंड द आउटर मोस्ट सेल, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। बट लेकिन द एब्सोल्यूट साइज ऑफ एटम इज डिफिकल्ट टू डिफाइन, लेकिन एटम की एब्सोल्यूट साइज हम पता नहीं कर सकते या बहुत मुश्किल है करना। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। 2 रीजन है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। पहले ही रीजन में लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, यदि हम क्वांटम मैकेनिक्स की माने तो देयर इज नो सर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजिशन में कोई भी सर्टेनिटी नहीं है एट एनी टाइम, किसी भी समय। सो इसलिए एन इलेक्ट्रॉन में बी वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बहुत करीब भी हो सकता है, ORR मे बी अवे फ्रॉम इट, और इससे दूर भी हो सकता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन, इसलिए डिफाइन करना संभव नहीं है अ बाउंड्री फॉर एन एटम ORR आयन, तो एटम या आयन के बाहर कोई बाउंड्री डिफाइन करना संभव नहीं है। दूसरा रीजन है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एन एटम, एक एटम को आइसोलेट करना भी संभव नहीं है।
फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं एटॉमिक या आयनिक रेडियाई की टाइप्स के बारे में बात करें। लिखा है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई की टाइप। टाइप का मतलब ये नहीं कि रेडियस किस प्रकार का है, टाइप्स का मतलब है कि कौन कौन से ऑपरेशनल मेथड्स हैं जिसमें हम रेडियस को नापते हैं, और अलग अलग मेथड में नापेंगे तो रेडियस अलग अलग निकल के आएगी। तो इस टाइप्स में हम क्या लिख रहे हैं, देयर आर 4 ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट, 4 ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ दीज रेडियाई विच आर है, जो कि इस प्रकार है। कौन कौन सी हैं, एक है कोवैलेंट रेडियस या रेडियाई कह सकते हो, दूसरा है वान डेर वाल्स रेडियस, तीसरा है आयनिक रेडियस और चौथा है मेटेलिक रेडियस। तो पहले पे हम आ जाते हैं, सबसे पहले पे आ जाते हैं किस पे, कोवैलेंट रेडियस पे। जब कोवैलेंट रेडियस पे, इसको आर कोवैलेंट से भी लिखते हैं, जब आप कोवैलेंट रेडियस पे आओगे तो आप क्या पाओगे, यहाँ पे इसे 2 एटम हैं, एक एटम यहाँ से यहाँ तक है, मैं सर्किल करके आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, एक एटम ये है और दूसरा एटम इसके बगल में ये है। ये दोनों एटम आपस में क्या किए, ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये वाला एरिया है क्या है, ये एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप वाला एरिया है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, इतना ओवरलैप हुआ है। ओवरलैप करने के बाद जब दोनों ये बॉन्ड बना लिए तो ये पहले एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की दूरी आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इस दूरी को हम लोग डिटरमाइन करते हैं और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखो इसका आधा क्या है, आधा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आधा है, तो इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस। अब जैसे आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कोवैलेंट रेडियस में जो रेडियस हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, यानी कि पहले एटम के जो रेडियस हम बता रहे हैं वो हम क्या बता रहे हैं कि पहला एटम का रेडियस यहीं तक है, पहला एटम का रेडियस जो है यहाँ तक, इसके बीच तक, यहाँ तक है, इतना ही है केवल। जबकि वास्तव में आपको पता है कि एटम कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो इतनी डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, ड्यू टू ओवरलैपिंग। इसीलिए जब कोवैलेंट रेडियस की हम बात करते हैं तो कोवैलेंट रेडियस में ऐसा सपोज कर लिया जाता है, माना जाता है कि एटम हमारा क्या है, बहुत हार्ड है, रिजिड है, इसलिए ओवरलैपिंग बहुत कम से कम होती है और जो रेडियस नापते हैं वह एग्जैक्ट से बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं आता है। ओके, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी लिख रखा है कुछ लाइनें, क्या लिखा उसको एक बार देख लेते हैं। लिखा है 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, जिन 2 एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना है उनमें दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा जो ले लेते हैं, किसमें, जिसमें कि सेम एलिमेंट ऑफ सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज टेकन एज कोवैलेंट रेडियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब कहीं पे होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, 2 एक जैसे एटम हों, उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना हो, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की दूरी हम नाप लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस। फिर यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू एबव डेफिनेशन, ऊपर और डेफिनेशन के हिसाब से, इट इज एज्यूम्ड दैट, ऐसा माना गया है, दैट एटम्स आर हार्ड, एटम कैसे होते हैं, हार्ड, ऐसा माना गया, वास्तव में ऐसा नहीं होता, ऐसा सपोज किया गया है डेफिनेशन देते समय। एंड इनकम्प्रेसिबल, और ये कंप्रेसिबल नहीं होता है, इनकम्प्रेसिबल स्फीयर, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू, लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है। देयरफॉर, इसलिए कोवैलेंट रेडियस कैलकुलेटेड कैन नॉट बी एग्जैक्ट, इसलिए जो कोवैलेंट रेडियस हम नापते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होता है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे। यदि हम बात करें, 2 साइंटिस्ट हुए थे, एक हुए थे शूमेकर और दूसरा स्टीवेंसन। इन्होंने एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले की सहायता से आप एटॉमिक रेडियस कुछ हद तक मेजर कर सकते हो। क्या है, लिखा है लाइन, अकॉर्डिंग टू शूमेकर एंड स्टीवेंसन सजेस्टेड दैट, इन्होंने सजेस्ट दिया, सुझाव दिया, द फॉलोइंग रिलेशन, एक रिलेशन दिया, टू कैलकुलेट द एक्चुअल बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 एटम्स ए एंड बी। कोवैलेंट रेडियस जो हमने निकाला वो एग्जैक्ट नहीं था, उसको एग्जैक्ट करने के लिए कुछ करेक्शन करने की जरूरत थी। इसके लिए शूमेकर और स्टीवेंसन ने एक फार्मूला दिया, जिसे लिखा RAB, यानी ये क्या है, कोवैलेंट रेडियस है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के, किसी भी एटम के लिए। तो RA यानी कोवैलेंट रेडियस ऑफ ए और कोवैलेंट रेडियस ऑफ बी, दोनों को जोड़ लेंगे और 0.09 से उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस उससे गुणा कर देंगे। चाहे ए या चाहे बी जो है, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिनोट करता है। जहाँ पे लिखा गया है सारी वैल्यू, कि जहाँ पे RA क्या है, रेडियस ऑफ एटम ए, रेडियस ऑफ एटम बी, चाहे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये रेडियस क्या है, कोवैलेंट रेडियस जो अभी आपने मेजर किया है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसके आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक साइंटिस्ट और थे, पोर्टरफील्ड, उन्होंने भी एक फार्मूला सजेस्ट किया, RAB, यानी कि किसी भी 2 एटम के बीच में जो कोवैलेंट रेडियस है, AB की बात करें, RAB की,
तो इसके लिए रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, और 0.07 को चाई और चाई बी के डिफरेंस के स्क्वायर से गुणा कर दिया, और कहा कि यहाँ पे भी जो रेडियस आएगी यहाँ पे आएगी वो एग्जैक्ट निकल के आएगी। ओके, या ए और बी के बीच के एग्जैक्ट डिस्टेंस से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा आ जाता है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस में क्या है? वंडरवॉल रेडियस में जैसे यहाँ पे पहले वाले में क्या था, कोवैलेंट बॉन्ड बना था और दोनों एटम के सेंटर्स के बीच की दूरी हमने निकाली थी। यहाँ पे वीक इंटरेक्शन ही नहीं, वंडरवॉल इंटरेक्शन होगा। जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, ये वाला जो था कोवैलेंट बॉन्ड है और इस कोवैलेंट बॉन्ड का आधा कोवैलेंट रेडियस था। ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ है और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है। इन दोनों मॉलिक्यूल में यहाँ पे वीक इंटरेक्शन है कि वंडरवॉल बॉन्ड बना हुआ है, वीक इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस समय जिन एटम के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, इसके एटम से लेके इसके एटम के बीच की दूरी, यहाँ तक की दूरी मेजर करी और इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, और अब जो रेडियस आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, वंडरवॉल रेडियस। और देखो वास्तव में एटम की जो रेडियस है इससे कुछ ज़्यादा ही निकल के आएगा वंडरवॉल रेडियस, यानी कोवैलेंट रेडियस निकालेंगे तो एक्चुअल रेडियस से कुछ कम निकल के आएगी वैल्यू, वंडरवॉल रेडियस में क्या होगा, एक्चुअल से थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल के आएगा। तो क्या लिखा है इसके बारे में, द वंडरवॉल रेडियस इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द distance between the nuclei of two adjacent identical atom belonging to two neighboring molecules of an element in solid state। अगर मॉलिक्यूल अपने सॉलिड स्टेट में है, दो समान एटम हो जिनके बीच वीक इंटरेक्शन या वंडरवॉल इंटरेक्शन लग रहा हो, तो उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के से लेकर के दोनों एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो दूरी है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कोवैलेंट रेडियस निकल जाएगी। जहाँ पे लिखा है यहाँ पे आर वंडरवॉल रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी कोवैलेंट नहीं वंडरवॉल हो जाएगा, वंडरवॉल रेडियस। इसके वीक इंटरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी इसको 2 से डिवाइड किए, जो रेडियस है उसको क्या बोलेंगे, वंडरवॉल रेडियस। ओके, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं आयनिक रेडियस में। आयनिक रेडियस में क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 2 आयन है, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आयन है ये, और एक हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज आयन है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन में से किसी एक का भी रेडियस यदि हमको पहले से नोन है तो इन दोनों आयन के सेंटर के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं, और उसमें पहले वाले को जिसका हमें नोन था उसकी रेडियस को घटा लेते हैं, दूसरे का रेडियस पता चल जाएगा हमें। तो क्या लिखा है, द आयनिक रेडियस करेस्पॉन्ड्स टू द रेडियस ऑफ एन आयन, एन आयन अलग अलग ही है, इन एन आयनिक क्रिस्टल इट में भी डिफाइंड है। कैसे डिफाइन किया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन up to which it has influence on its electron charge cloud। एक आयन का जो रेडियस है उसके सेंटर से लेके उसके बाहरी कक्षा में जहां तक उस चार्ज का इन्फ्लुएंस है वहां तक की दूरी को उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस कहते हैं। द आयन्स आर फाउंड बाय लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयन तब बनते हैं जब एटम या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम, एटम के बाहरी कक्षा से। The ions formed by the loss of electrons are called cation। जो इलेक्ट्रॉन के लॉस से जो आयन बनते हैं उन्हें हम कैटायन कहते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आयन। ओके, इसका चित्र में ऊपर दिखाया गया है कैसे किस तरह से रेडियस को नापेंगे। द आयंस आर फाउंड बाय गेन या द आयंस आर फाउंड बाय द गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कैटायंस या नेगेटिवली चार्ज आयन। ऐसे आयन जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बनते हैं उसे नेगेटिवली चार्ज आयन कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसे पॉजिटिवली चार्ज या कैटायन कहेंगे। सिमिलरली एन आयन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, एक मिनट गड़बड़ हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यदि कोई एटम तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कैटायन, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड क्या, एनायन। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कैटायन की एंड रेडियस ऑफ एनायन की। अब पॉजिटिव आयन या कैटायन इज फॉर्म ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सभी को पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज या कैटायन बनता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बनता है, या लॉस ऑफ वन या मोर इलेक्ट्रॉन, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है तब कैटायन बनता है। ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने की वजह से द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ने लगता है। एंड हेंस, और इस प्रकार साइज ऑफ कैटायन बिकम स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग एटम। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है
उनकी साइज न्यूट्रल एटम की तुलना में हमेशा छोटी होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस है, जो उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनको और ज़्यादा पावर से अपनी ओर खींचेगा, और इस वजह से एटम की साइज थोड़ी सी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है, लिथियम है। लिथियम में हमने क्या किया, लिथियम की जो कोवेलेंट रेडियस है ये 1.23 एंगस्ट्रॉम आती है। अगर लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, लिथियम पॉजिटिव हो जाए, तो इसका रेडियस घट के 1.23 एंगस्ट्रॉम से 0.68 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ऐसे पोटेशियम का 2.20 होता है, पोटेशियम पॉजिटिव का 1.33 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। रुबिडियम का 2.11, रुबिडियम पॉजिटिव का 1.48 हो जाता है। सीजियम का 2.35 होता है, जबकि सीजियम पॉजिटिव का 1.69 होता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है हमेशा जो उसका न्यूट्रल एटम है उससे छोटे ही होंगे। सिमिलरली इसी प्रकार इन आयन, यदि हम आयन की बात करें, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज, एंड हेंस साइज ऑफ एन आयन इंक्रीजेज। एटॉमिक रेडियस ऑफ Cl इतना है तो आयनिक रेडियस इससे ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे इतना हो जाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो न्यूक्लियस पे प्रोटॉन तो उतने ही, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो जिस पावर से पहले न्यूक्लियस मैनेज कर रहा था सभी इलेक्ट्रॉन को, पावर घट जाएगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा और क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा, यानी जो एटम के चारों इलेक्ट्रॉन है थोड़े से और दूर दूर चले जाएंगे, और एटम की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे फ्लोरीन एटम है यहाँ पे, इसका कोवेलेंट रेडियस इतना है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 0.64 एंगस्ट्रॉम से बढ़ के ये 1.36 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे Cl की यदि बात करें, Cl एटम की बात करें, तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, 0.99 एंगस्ट्रॉम है। ऐसे Cl नेगेटिव है तो ये 1.81 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, नहीं बढ़ गया, लगभग डबल हो गया यहाँ पे। Br है तो Br का 1.14 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि Br नेगेटिव 1.96 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। आयोडीन का 1.33 एंगस्ट्रॉम है तो आयोडीन नेगेटिव का 2.16 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं मेटेलिक रेडियस पे। मेटेलिक रेडियस में क्या है कि दो मेटल एक दूसरे से मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन करें, तो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते समय जो एडजेसेंट एटम हो, या एटम क्या है, मेटेलिक में आयन होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में आयन 10 होते हैं, तो जो भी आयन है उनके सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की दूरी नाप के 2 से डिवाइड कर दो, तो इसकी दूरी को हम क्या कहेंगे, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या होता है, डिफाइन किया है यहाँ पे, मेटेलिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एटम ज्वाइंड बाय मेटेलिक बॉन्ड, या मेटेलिक रेडियस में हमने डिफाइन किया इसको, मेटेलिक रेडियस को डिफाइन किया है, द मेटेलिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एटम ज्वाइंड बाय metallic bond. The metallic radius is half of the total distance between nuclei of two adjacent atoms in a metallic cluster. ठीक है, इसके बाद यहाँ से वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। लिखा है यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज पे क्या चेंजेज आएंगे, पीरियोडिक में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगी। टॉप टू बॉटम जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे ग्रुप में, तो ग्रुप में चूंकि नया नया सेल ऐड हो रहा है, हर बार एक अच्छा बढ़ रही है, नए ग्रुप में जाने पे तो साइज बढ़ेगी। तो वही लिखा है यहाँ पे, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ इन अ पीरियड। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, घटेगी, पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे जो एटॉमिक रेडियस हो क्या होता है, घटता है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द पीरियड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। एंड हेंस इस प्रकार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। इस वजह से क्या होगा यहाँ पे, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। ठीक है, वही बात जो मैंने पहले बताया कि अगर पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगी, घटेगी, और अगर ग्रुप में नीचे जाओगे, नीचे की ओर जाओगे आप, तो क्या होगी, साइज इसकी बढ़ेगी। ऐसा इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगी। ऊपर से नीचे जाने पे, नी ग्रुप में जब जाओगे टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, इसलिए साइज क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे।